अगर आप अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं और स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप ही के लिए है। दोस्तों, स्टार्टअप चलाने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है पैसा। हाँ, मार्केट जरूरी है, टीम जरूरी है, उस प्रोडक्ट को आप कैसे लॉन्च करेंगे वो जरूरी है, लेकिन उन सब चीजों के लिए पैसा जरूरी है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो फंड रेजिंग के इस पूरे प्रोसेस को सही से समझ नहीं पाते, सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप ही के लिए है। 4 चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहला, इन्वेस्टर्स जब एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्यों करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हमसे कुछ प्यार है या हमारे स्टार्टअप से कुछ प्यार है। वो एक बहुत ही वैलिड रीजन के लिए हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखते हैं, कौन सी चीजें हैं जो वो आपके स्टार्टअप के बारे में, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तीसरा, अगर आप अपना फंड रेज करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी होंगी। एंड फोर्थ, इन इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचा जाए। इनफैक्ट थोड़ा सा ब्रॉडर क्वेश्चन कि अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए पैसे रेज करना चाहते हैं तो किस किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, जानना जरूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे आप ये आंसर देंगे कि क्या आपको फंड रेज करना भी चाहिए कि नहीं। मेरा जो स्टार्टअप गाइड का कोर्स है उसमें मैं एक पूरा सेक्शन इस पे डिवोट करता हूं, जहां मैं बोलता हूं कि प्लीज सबके लिए फंड रेजिंग नहीं है। क्योंकि आप एक दिन खड़े होकर अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फंड रेज करना चाहिए। क्योंकि जब आप फंड रेज करते हैं तो आप एक बहुत ही शायद महंगी लेकिन डेफिनेटली इमोशनली एंगेजिंग प्रॉमिस दे रहे हैं किसी को, एंड दैट इज योर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो हैं उनका अपना पैसा नहीं लगा होता है। ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो किसी और से पैसा उठाते हैं। दीज कुड बी लार्ज pension funds, these could be large government funds, these could be large university funds। और वो जब ये इनसे पैसा उठाते हैं तो वो उनको एक रिटर्न गारंटी करते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो भी हम आपसे पैसा ले रहे हैं उसका हम एक मिनिमम आपको रिटर्न देंगे, विच इज कॉल्ड द हर्डल रेट। जरूरी नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये किसी और को भी एक रिटर्न प्रॉमिस कर चुके हैं। तो उसका मतलब ये है कि उनका पूरा फोकस आपके स्टार्टअप पे है कि आपका स्टार्टअप ग्रो करे और इसकी वजह से जिन्होंने पैसा डाला है उसकी भी वैल्यू ग्रो हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करिए कि आपका एक स्टार्टअप है, शुरू के दिन है और आपने किसी इन्वेस्टर से पैसा उठाया। आपका स्टार्टअप 10 लाख रुपए में वैल्यू हुआ था, उन्होंने 1 लाख रुपए डाले, तो इसके मतलब उन्होंने आपकी कंपनी के 10% शेयर्स खरीद लिए। 90% आपके पास है, इसके पास 10% है। अब आपने फाइट मारी, बहुत सारा मेहनत करा और 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपकी कंपनी काफी अच्छे एक ओहदे पे पहुंच चुकी है। अब उस पॉइंट पे आप एक नया राउंड रेस करना चाहते हैं। तो जो नया एक इन्वेस्टर आता है वो बोलता है, शाबाश, क्या कमाल का स्टार्टअप बनाया है, कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपके स्टार्टअप को $10 मिलियन की वैल्यूएशन दूंगा। वैल्यूएशन का बेसिस क्या होता है वो आगे जानेंगे। अब उस पॉइंट पे बोलते हैं, ये लीजिए $1 मिलियन और आपकी कंपनी का आप 10% मेरा हुआ। तो जो पहला इन्वेस्टर था जिसने सिर्फ 1 लाख रुपए डाले थे आपकी कंपनी के 10% के लिए, उस 10% की अब वैल्यू करीब करीब $1 मिलियन हो चुकी है। 10 मिलियन का 10%, विच मीन्स उनका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अब करीब 7.5 करोड़ रुपए का वैल्यू हो चुका है। एंड दैट इज व्हाट दे आर बेटिंग ऑन। लेकिन उन्होंने जब पैसे डाले थे तो इट वाज अ वेरी रिस्की एसेट। उस 1 लाख रुपए से और उस 10 लाख के स्टार्टअप से जरूरी नहीं था कि वो $1 मिलियन कमाएंगे। इनफैक्ट 90% ऑफ द स्टार्टअप्स तो फंडिंग के बाद भी फेल हो जाते हैं या उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां इन्वेस्टर्स को लगता था वो पहुंचेंगे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स अ हार्ड कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इन्वेस्टर को तो रिटर्न गारंटी करना था, राइट? तो अब आपके स्टार्टअप के थ्रू अगर वो रिटर्न नहीं आ रहा है, they will do whatever it takes to get as close to the return as possible.
इसका मतलब ये हो सकता है कि वो डिस्ट्रेस सेल करेंगे, मतलब जबरदस्ती वो स्टार्टअप बेचने की कोशिश करेंगे, या शायद एज अ फाउंडर या सीईओ आप रिप्लेस हो जाएंगे और कोई आपकी जगह ले लेगा, या ऐसा हो सकता है कि वो किसी और इन्वेस्टर को लाने की कोशिश करेंगे ऑन टर्म्स विच आर नॉट फेवरेबल टू यू। कुछ भी ऐसा हो which does not go as per plan could be something that harms you personally and maybe also your startup. तो इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों ये समझना कि फंड रेजिंग का मतलब ये नहीं है कि पैसे आ गए और आप पार्टी करेंगे और अपना एक स्टार्टअप खोलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप प्रोफेशनली, इमोशनली किसी को एक वादा कर रहे हैं कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। एंड हाँ, हर एक इंसान यही चाहता है, बट जरूरी नहीं है कि ये हर एक स्टार्टअप के साथ हो, और जब नहीं होता है तब चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब एक इन्वेस्टर अगर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है तो दूसरा सवाल विच इज कि वो कौन कौन सी चीजों को देखेंगे जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट पीक होगा। एंड वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप ग्रो हो, और उसकी वजह से उन्होंने जो पैसा डाला है और उनकी वजह से, उस पैसे की वजह से जो ओनरशिप है उनकी कंपनी में, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब दैट मीन्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे उनको एक तरीके का विश्वास या एक तरीके की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये स्टार्टअप ग्रो करेगा। एंड हियर आर अ फ्यू थिंग्स। नंबर 1, द मार्केट एंड द मार्केट साइज। आपका स्टार्टअप किस मार्केट में है और उस मार्केट की अपॉर्चुनिटी या साइज कितनी है। इट इज मोस्टली आइडेंटिफाइड बाय समथिंग कॉल्ड TAM या टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इसको जानना समझना जरूरी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इसकी डिटर्मिनेशन में गलती करते हैं। I'll give you an example. नियरबाय जो स्टार्टअप है मेरा, जो मैंने 2015 में शुरू किया था, वो लोकल कॉमर्स प्लेयर्स के साथ काम करता है। रेस्टोरेंट्स, स्पा, सैलून, मॉल्स, एंटरटेनमेंट हॉटस्पॉट्स वगैरह। तो शुरू में हमें लगा था कि हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का साइज, स्पा इंडस्ट्री का साइज, सैलून इंडस्ट्री का साइज, रिटेल इंडस्ट्री का साइज, इन सबको जोड़ के इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर नियरबाय। और वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, राइट? लेकिन जैसे जैसे हमने वो स्टार्टअप बनाया, गलतियां करी काफी, तब ये रियलाइज हुआ कि हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन सारे इंडस्ट्रीज का साइज नहीं है, बल्कि इन सारी इंडस्ट्रीज में जो मार्केटिंग और सेल्स की एक्सपेंडिचर होती है सिर्फ उतना है। क्योंकि अल्टीमेटली नियरबाय उस रेस्टोरेंट, स्पा और सैलून को सेल्स और मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है, पूरे बिजनेस में नहीं कर रहा है। तो व्हाट वी रियलाइज वाज 5% इज व्हाट इज यूजुअली स्पेंट ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। इसका मतलब अगर हमें ऐसा लगता था कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट 100 है, वो अब 100 नहीं, सिर्फ 5 है। तो हमारा मार्केट 1:20 के रेशियो से कट गया। एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। नंबर 2, इस मार्केट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और आपका सोल्यूशन उसमें कितना अच्छा है या कितना इफेक्टिव है। Now that is basically the core of the business, कि आप जो कुछ भी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, आपका सोल्यूशन, आपका प्रोडक्ट उसको कितनी एलिगेंटली सॉल्व करता है। ये कैसे पता चलता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है, अर्ली अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिलीज किया है तो मार्केट या कंज्यूमर का फीडबैक क्या आया है, या आपने कोई ऐसी एक नई इनोवेटिव सोल्यूशन निकाली हो जो पहले कभी नहीं सोची गई या इस लेवल पर नहीं सोची गई हो, combination thereof. And then third thing, the team. And frankly, इतने अर्ली पॉइंट पे जब रिस्क इतना ज्यादा होता है, स्टार्टअप इतना नया होता है, more often than not the funding is raised on this third point, कि आप कौन है, आपने जिंदगी में क्या क्या किया है, आप किस ढंग से जिंदगी जिए। यूजुअली मैंने देखा है कि जो फाउंडर्स पैसे रेस कर पाते हैं और आसानी से रेस कर पाते हैं, वो एक तरीके से एंटरप्राइजिंग होते हैं राइट फ्रॉम गेट को। हाँ, उनका ये शायद पहला स्टार्टअप होगा, शायद दूसरा भी हो सकता है, लेकिन जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीजें करी होती हैं जो हमेशा ये हिंट या एक प्रोबेबिलिटी दे रही होती हैं कि ये इंसान जो है ना अलग ढंग से काम करती है, ये ना बहुत अलग ढंग से सोचती है। हमेशा जिंदगी की तरफ कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, इसका नजरिया ना बहुत अलग होता है। एंड दैट इज व्हाट सेट्स हर अपार्ट। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स लव टू फोकस ऑन फाउंडिंग टीम कौन सी है, फाउंडर्स कैसे हैं, अर्ली एम्प्लॉइज कैसे हैं। एंड देन द फोर्थ, अगर हुआ है तो व्हाट इज द अर्ली ट्रैक्शन इन द स्टार्टअप। अगर आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है या शुरू में कुछ नए अल्फा बीटा लॉन्चेस करे हैं,
आइदर फॉर इंटरनल एम्प्लॉइज या फॉर लिमिटेड सेट ऑफ यूजर्स आउटसाइड, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका फीडबैक क्या है, उसके अर्ली साइंस क्या है। एंड डजंट नीड टू बी अराउंड रेवेन्यू, कुछ भी हो सकता है कि ग्रोथ कैसे हो रही है यूजर्स में, कितने सारे लोग हैं जो इसको डेली, वीकली, मंथली यूज कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो वापस आए जा रहे हैं एज रिटेंशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये सारी चीजें जरूरी हैं तो तीसरा सवाल विच इज, अगर आप एक इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं तो आपका टूल किट क्या होना चाहिए। एंड इसके लिए 3 स्पेसिफिक चीजें। सबसे पहला एक बिजनेस प्लान, दूसरा एक बिजनेस स्ट्रेटजी, एंड तीसरा एक पिच डेक। हर चीज के बारे में बात करते हैं। पहला एक बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जो है दैट इज द फाइनेंशियल प्लान ऑफ योर स्टार्टअप। इसका मतलब आपके प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज, आपके प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या लॉस, टिपिकली अगले 5 सालों तक। अगले 1 साल का क्वार्टरली प्लान और फिर अगले 4 सालों का ईयरली प्लान। दिस इज समथिंग विच इज minimum expected from you as part of a business plan. इसमें बहुत जरूरी होता है कि आपका बेसिस फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सॉलिड हो। तो ज्यादातर फोकस अगर जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके नंबर्स पे नहीं करते, आपके अजम्पशंस पे करते हैं कि आपने क्या अज्यूम किया है। कि आपने ये अज्यूम किया है कि आप कस्टमर्स को फ्री में ले आएंगे, कि आपने ये अज्यूम किया है कि कस्टमर्स इतने पैसे में आएंगे, कि आपने ये अज्यूम किया है कि इंजीनियर का पेरोल कॉस्ट इतना होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का इतना होगा, कि आपने ये अज्यूम किया है कि आप इतने मार्केट्स में होंगे या इतने मार्केट्स में होंगे। ऑल ऑफ दोज assumptions आर बेसिकली द बेसिस फॉर यू टू बिल्ड दैट मॉडल। तो इसीलिए ये एक बहुत ही डीप डिटेल्ड एक्सेल शीट होती है एंड देयर इज नो एस्केपिंग इट। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पे मैंने 1-2 टेम्पलेट शेयर करे हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट। दूसरा बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब एक बिजनेस प्लान के तहत तो ये पता चला कि फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी क्या है, लेकिन बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है दैट इज अ फार बिगर डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें हर एक वो चीज होती है जो आपके बिजनेस को सराउंड करती है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल्स। मार्केट कितनी बड़ी है, उस मार्केट की प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये सोल्यूशन इनोवेटिव या कंपेटिटिव क्यों है, आपके कंपेटिटर्स कौन कौन है, आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसका मतलब आप लॉन्च कैसे करेंगे, आप शुरू के पहले कस्टमर्स कैसे लाएंगे, आप उनको कैसे रिटेन करेंगे, आप उनको कैसे एंगेज करेंगे, आपकी टीम कैसे खड़ी होगी, वो टीम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर समवन टू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये यूजुअली एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है और टेक्स्ट में लिखा जाता है, सेंटेंसेस ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ ग्राफ्स और अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। इसके भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में वो टेम्पलेट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। एंड फाइनली एक पिच डेक। पिच डेक को समझिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो इन सारी चीजों का एक समरी है। टिपिकली इसमें 5 चीजें आती हैं। नंबर 1, आप किस मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं और उस मार्केट की अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। दूसरा, उस मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, जो आपका सोल्यूशन है वो क्यों खरा उतरेगा, क्यों आपको लगता है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो बाकी सबको हरा सकता है। चौथा, आपके प्रोजेक्शंस क्या है, इस बिजनेस को आप कहां ले जा सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं। एंड पांचवा, आपकी टीम के बारे में। ये 5 फंडामेंटल चीजें तो हर एक पिच डेक में होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, बट इस पिच डेक को 50-100 स्लाइड्स का नहीं बनाना होता है। ज्यादा से ज्यादा 20 स्लाइड्स, आइडली 10 से 12 स्लाइड्स, वेरी कंसाइज, वेरी शार्प। पिच डेक के भी टेम्पलेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक किए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। अब आता है 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किन किन लोगों से आप ये स्टार्टअप का फंडिंग उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो द इजी वन एंड द वन दैट आई वुड रेकमेंड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके फ्रेंड्स विच नीडंट बी योर दोस्त, इट कुड बी, अगर आप काम करते हैं, आपके एक्स कॉलीग्स, आपके एक्स बॉसेस। इतने सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अच्छा काम किया, एक पॉइंट पे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, रेपुटेशन कमाया कि दे आर पीपल हु आर विलिंग टू बैक यू अप कि बहुत बढ़िया यार, आई लव्ड वर्किंग विद यू। एंड जब कभी भी आप जिंदगी में कुछ भी अपना नया शुरू करेंगे ना, प्लीज मुझे बताना, आई वुड लव टू पार्टनर विद यू। ऐसे लोग, आपकी फैमिली, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी पीपल हु बिलीव इन यू।
ये फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क का जो पैसा होता है ये शुरू में सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि आप हैं। फ्रैंकली उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इट कैन गो एनीवेयर, बट यू आर यू एंड दैट्स व्हाई दे इन्वेस्ट इन यू। दूसरा, इंक्यूबेटर्स वो सेटअप्स होते हैं जो कि स्टार्टअप्स को लेते हैं एंड दे डोंट जस्ट गिव यू मनी, दे आल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ मेंटरिंग। फॉर इंस्टेंस, दुनिया का सबसे फेमस इंक्यूबेटर इज कॉल्ड वाई कॉम्बिनेटर। यूएस बेस्ड है, लेकिन बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स में भी हाल ही में इन्वेस्ट करना उन्होंने शुरू किया है पिछले 3, 4, 5 सालों से, एंड दैट इज अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट, क्योंकि वाई कॉम्बिनेटर का जो एलम नेटवर्क है, जो मेंटर नेटवर्क है, वो इतना स्ट्रांग है कि आप नॉट जस्ट पैसा बट बहुत सारा एक्सपीरियंस एंड एडवाइस भी कमा पाएंगे। देन there are people who are institutional investors. ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप रीच आउट करना चाहते हैं। टिपिकली इनको पहुंचने के लिए रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। कोल्ड ईमेलिंग वर्क्स एंड देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट ट्राई इट। आई कैन गारंटी यू हर एक इन्वेस्टर हर एक ईमेल पढ़ते हैं, बट द रीजन व्हाई दे डोंट रिप्लाई इज बिकॉज द ईमेल्स आर नॉट एक्साइटिंग इनफ, दे आर नॉट वेल रिटन। तो इसीलिए कोल्ड ईमेल अगर आप करना चाहते हैं तो उसको बहुत ही वेल रिसर्च तरीके से करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं ऑल कोल्ड ईमेलिंग, प्लीज उसको पढ़ के देखकर एक नया शॉट लीजिएगा एंड ट्राई एंड क्रिएट रेफरेंसेस। वो रेफरेंसेस आपके स्कूल नेटवर्क से हो सकते हैं, आपके वर्क नेटवर्क से हो सकते हैं, आपके कॉलेज नेटवर्क से हो सकते हैं, और अदर फाउंडर्स दैट यू नो ऑफ जिन्होंने उनसे रेस किया है, व्हाटएवर इज इट। इफ देयर इज समवन हु कैन से मैं इसको जानता हूं एंड इसकी वजह से आपको उनसे मिलना चाहिए, nothing replaces that. And finally, not my preferred route, लेकिन अगर कुछ भी ना हो then HNIs और high net worth individuals. Preferred route इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना formal professional investors नहीं है। तो it tends to happen कि ये जो HNIs हैं इनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो experience नहीं है of how to manage or deal with an investment। तो वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा possessive हो जाते हैं, बहुत सारा over indulgence हो जाता है, बहुत ही गवर्निंग हो जाते हैं, हर एक चीज के बारे में मुझसे पूछ लो, मुझे बता दो, मुझे दिखा दो, वो हो जाता है, एंड देन दैट डजंट मेक फॉर अ रियली गुड इन्वेस्टर रिलेशनशिप। तो ये तरीके हैं, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट यू कैन रीच टू। आई रिकॉग्नाइज इट इज नॉट ईजी, बट आई कैन टेल यू दैट देयर इजंट एनी अदर वे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और जाकर किसी से भी पैसे उठा सकते हैं जस्ट बिकॉज यू हैव स्टार्टेड इट। ओ, एक चीज भूल गया, एंजल नेटवर्क्स। एंजल नेटवर्क भी बहुत एक्साइटिंग है, दे हैव कम अप इन द लास्ट 10 odd years, लेकिन रिसेंट उनका एक बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ा है। देयर आर लॉट्स ऑफ एंजल नेटवर्क्स जो कि ब्रिंग ऑल दीज HNIs टुगेदर, लेकिन उसको एक फॉर्मल प्रोसेस बना देते हैं। तो अ गुड एग्जांपल इज द इंडियन एंजल नेटवर्क और द IAN, और वैसे ही बहुत सारे हैं। मुंबई एंजल्स है, चेन्नई एंजल्स है, हैदराबाद एंजल्स है। ये नहीं है कि अगर आप मुंबई के स्टार्टअप में तो सिर्फ मुंबई एंजल्स से उठाना है, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। दीज आर जस्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, बट बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स हैं दैट यू कैन टैप इनटू एज वेल। सो दे वर्क विद HNIs, बट दे रिमूव ऑल द लिमिटेशंस दैट एन HNI विल ब्रिंग विद देम। ये सारा आसान नहीं है, आई रिकॉग्नाइज दैट। मैं पिछले 10 सालों से स्टार्टअप्स चला रहा हूं, सो आई नो इट इज हार्ड टू रेज मनी, इट इज नेवर इजी। सो हियर इज वन थिंग दैट आई कैन डू, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द गिव अवे फॉर दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको लगा कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा जानने के लिए, सीखने के लिए मिला हो विच वॉज हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपका एक स्टार्टअप है जिसमें आप मेरी मदद चाहते हैं टू क्रिएट योर बिजनेस प्लान, टू क्रिएट योर बिजनेस स्ट्रेटजी, टू क्रिएट योर पिच डेक, देन आई विल बी हैप्पी टू वर्क विद यू। एक रैंडमली सिलेक्टेड स्टार्टअप को मैं चूज करूंगा और उनके साथ बैठकर मैं उनका बिजनेस प्लान, बिजनेस स्ट्रेटजी और पिच डेक जितना इंप्रूव कर सकते हैं साथ में करके करेंगे, एंड दिस विल बी माय वे ऑफ हेल्पिंग सम ऑफ यू इफ नॉट ऑल ऑफ यू। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।